ये कहानी है मोइका नाम की एक लड़की की, जो पुलिस स्टेशन में स्वीपर का काम करती है। और एक दिन यह सब करते हुए उसे एक मर्डर केस के एविडेंस नीचे गिर जाते हैं, जिसे जब वो उठाने लगती है तो एविडेंस को देखकर उसे पता चलता है कि पुलिस जिसको सस्पेक्ट यानी मुजरिम मान रही थी, वो तो खुद असली क्लियर्स के हाथों खिलौना बनी थी। और पुलिस सिर्फ इसलिए मरे हुए आदमी की वाइफ को सस्पेक्ट मान रही थी क्योंकि वह उसी दिन से गायब थी। खैर, वह बोर्ड पर सस्पेक्ट को विक्टिम लिखकर चली जाती है। और सुबह जब डिटेक्टिव कैरिक और उसकी टीम ऑफिस आते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसने किया था। कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तो डिटेक्टिव कैरिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीसीटीवी देखी, जिससे उन्हें पता चला कि यह मॉर्गन ने किया है। इसीलिए वो उसे घर से सवाल जवाब करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने पुलिस के काम में टांग अड़ाई क्यों। ल्यूटेनेंट सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें वो विक्टिम क्यों लगी। वो पिक्चर्स दिखाते हुए एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि वाइफ को सस्पेक्ट सिर्फ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वह मर्डर के फौरन बाद से गायब है और बज़ाहिर उस दिन घर में उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन पिक्चर्स को देखकर यह साफ जाहिर है कि उस दिन कमरे में कोई तीसरा भी था और हो सकता है कि किलर ने ही वाइफ को भी किडनैप किया हो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। और यह भी मुमकिन है कि उसकी जान भी खतरे में हो। ये लोग उसकी बात ना ही मानते कि तभी एक ऑफिसर ने आकर उसे बताया कि मर्डर वाले दिन उस घर में कोई तीसरा भी आया था। इस चीज को कंफर्म करने से पहले डिटेक्टिव कैरिक मॉर्गन को अरेस्ट करवा देते हैं एक दिन के लिए, क्योंकि उसने पुलिस के काम में इंटरफेयर किया था। खैर, विक्टिम के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज इन्हें मिल गई थी, जिससे इन्हें पता चलता है एक लड़की के बारे में जो मर्डर होने से ठीक 30 मिनट पहले विक्टिम के घर आई थी। ये लोग उसे बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और वह लड़की साफ इनकार कर देती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था वो पूरा दिन घर पर थी। वो तो विक्टिम के घर आई ही नहीं। डिटेक्टिव कैरी डेडक उनकी पूरी टीम बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने में ही वह टाइम भी आ जाता है कि मॉर्गन को जेल से निकाला जाना था। मॉर्गन जाते जाते ही एक झलक इस सीसीटीवी फुटेज को देखती है और इन्हें बता जाती है कि यह सीसीटीवी फुटेज झूठी है। वो जाते हुए इन सबको बता जाती है कि यहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प्स गलत है। डिटेक्टिव कैरिडक्ट तो उसकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन लिeutenant उसे रोक लेती है एक्सप्लेनेशन के लिए। वो बताती है कि फुटेज में जो हवा चल रही है वह साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है, लेकिन एलए में हमेशा फॉल सीजन में हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। इसका मतलब यह जो फुटेज दिखाई जा रही है ये कई महीनों पहले की है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इस पुरानी फुटेज को उस दिन की फुटेज के साथ चेंज किया गया है, नए टाइम स्टैम्प्स और डेट के साथ। उसकी सारी बातों को रिसर्च किया जाता है और उसकी सभी बातें ठीक निकलती हैं। यहाँ तक कि सारे डिटेक्टिव्स हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से जाने लगती है तो लिeutenant उससे रोक देते हैं और कहते हैं कि यह सब तुमने कैसे किया। तो मॉर्टिन बताती है कि मेरा 160 IQ है, यानी मेरे सोचने और ऑब्जर्व करने की पावर्स एक आम इंसान से कहीं ज्यादा है और मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, जिसकी वजह से इन चीजों का एनालिसिस मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ। खैर, अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कैरी डेड विक्टिम की बेटी से मिलते हैं और विक्टिम की बेटी उन्हें बहुत ही अजीब बात बताती है कि उनकी मॉम, जो कि गायब हुई है, उनको किसी सेरामी औरत ने एक लेटर भेजा था। वो लड़की बताती है कि जब तक मेरी मॉम ने वो लेटर पढ़ा तब तक उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। डिटेक्टिव कैरी डेक ये सोचते हुए हैरान हो गए कि आखिर उस लेटर में ऐसा था क्या और उसका इस मर्डर केस से क्या ताल्लुक हो सकता है। ये जानने के लिए अब उन्हें लेटर चाहिए था जो उनके ख्याल से विक्टिम की वाइफ के घर हो सकता था या उसके ऑफिस में हो सकता था। वो इस लेटर के बारे में लिeutenant को भी बता देता है और अब लिeutenant केस को इतना उलझा हुआ देखकर मॉर्गन से रिक्वेस्ट करती है केस को हैंडल करने के लिए। इन्हें सबसे पहले वो लेटर चाहिए था जो हो सकता था कि मिसिंग वाइफ के ऑफिस में हो। डिटेक्टिव कैडीटेक उस ऑफिस में जाकर बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिस में लेटर ढूंढने की, पर बॉस ऑफिस की तलाशी लेने से मना कर देते हैं। यहाँ ऑफिस में अब डिटेक्टिव कैडीटेक मॉर्गन को सारा केस समझाते हैं और सारी टाइमलाइंस भी, और मॉर्गन इस सब में नोटिस करती है कि मिसिंग वाइफ की बहन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रही, हालांकि उसका गहरा ताल्लुक था। डिटेक्टिव उससे अपने साथ उस लड़की के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ले जाते हैं और यहाँ मॉर्गन नोटिस करती है कि ये लड़की असल में बायोलॉजिस्ट है और उसके अंदाज से साफ जाहिर है कि वो पुलिस से कुछ छुपा रही है। वो ये बात कैरिक को भी बताती है, लेकिन कैरिक को यहाँ कुछ शक के लायक नहीं लगता। खैर, अब केस को सॉल्व करने के लिए उस लेटर का होना भी जरूरी था, इसीलिए रात में मॉर्गन किसी को भी बताए बगैर रात में उस ऑफिस के अंदर घुस जाती है और सफाई करने के बहाने वो लेटर चुरा कर ले आती है। और जब वो लाकर डिटेक्टिव कैरिक को देती है तो डिटेक्टिव गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इस लेटर के चुराने की वजह से मॉर्गन को एक और मर्तबा जेल हो सकती थी। मॉर्गन कहती है जो होगा देखा जाएगा, अब ये लेटर तो पढ़ो। इस लेटर के जरिए इन्हें पता चलता है कि ब्राइन शहर का बहुत ही पावरफुल आदमी से नामी एक लड़की के साथ ज्यादती करता रहा था। सैरा चाहती थी कि उस पर केस हो, इसीलिए वे मिसिंग वाइफ की हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाती, सैरा मर जाती है।
अब क्योंकि ब्रायन भी इस केस का एक मेन सस्पेक्ट बन गया था, इसीलिए डिटेक्टिव कैडिटेक उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं। ब्रायन साफ इनकार कर रहा था कि उसने मर्डर नहीं किया, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ था वो एलिमेंट था ही नहीं। इसी दौरान बाहर सभी ऑफिसर ये पता चला लेते हैं कि ब्रायन मर्डर वाले दिन फाउंटेना सिटी में था। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती, जिस ऑफिस से मॉर्गन ने लेटर चुराया था उसका बॉस मॉर्गन पर लीगल एक्शन लेने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव कैरिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही मॉर्गन को ऐसे उल्टे कामों से मना कर रहे थे और उन्होंने मॉर्गन को कहा भी था कि यह लेटर वापस रख कर आओ। इन्हीं सब ब्लंडर्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन लेट होती जा रही थी, जिसकी वजह से डिटेक्टिव कैरिक मॉर्गन को इन्वेस्टिगेशन से निकाल देते हैं। लेकिन उसकी जहानत की वजह से अगले ही दिन दोबारा उन्हें मॉर्गन के पास जाकर मॉर्गन से हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि डिटेक्टिव को केस से ब्रायन का लिंक समझ नहीं आ रहा था। जिस दिन मर्डर एलए में हुआ था उस दिन ब्रायन फॉन्टेना में था। अब सोचते हुए मॉर्गन ये बताती है कि मर्डर असल में उस दिन हुआ ही नहीं जब का दिखाया जा रहा है। वो कहती है कि हो सकता है कि मर्डर कुछ दिन पहले हुआ हो और बाद में वहां चेंजेस करके उसे ऐसा दिखाया गया हो जैसे कि अभी हुआ है। डिटेक्टिव कैडिटेक हैरानी से सवाल करते हैं कि इतनी शोरकी से तुम यह सब कैसे कह सकते हो। ये समझाने के लिए मुर्गन उसे विक्टिम के घर लेकर जाती है और वहां ये लोग देखते हैं कि घर का टेम्परेचर बहुत कम था, इसी वजह से वहां लाश सड़ी नहीं और खून के दाग भी ऐसे रहे जैसे नए हों। डिटेक्टिव कैरिडेक अभी भी नहीं समझ पा रहे थे, तो मॉर्गन ने कहा, देखो लेनेट जो औरत विक्टिम की वाइफ है और गायब है, उसकी सिस्टर उसके मामले में आकर कोई बात नहीं करती और फिक्र नहीं दिखाती। जब हम उसके घर जाते हैं तो हमें उसके घर पे बहुत सारे फाउंटेना के आर्टिफैक्ट दिखते हैं, जिसका मतलब वो भी रिसेंटली फाउंटेना शहर में गई है। ट्विस्ट ये नहीं है कि वो फाउंटेना गई थी, ट्विस्ट ये है कि वो फाउंटेना उन्हीं डेट्स में गई थी जिस डेट्स में ब्रायन फाउंटेन गया था, और यहाँ पे सारी चीज़ें ये शो हो रही हैं कि उन्हीं डेट्स में मर्डर हुआ है। इन सब चीज़ों से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रायन उसका बॉयफ्रेंड था। ब्रायन को जब पता चला कि लेनेट सैरा का केस लेने वाली है तो ब्रायन के खिलाफ वो उसकी बहन को लेकर आया ताकि लेनेट पीछे हट जाए। उन्होंने लेनेट को जरूर धमकी दी होगी, और जब लेने के हस्बैंड ने उन्हें डराने के लिए बंदूक उठाई तो ब्रायन उससे डरा नहीं, बल्कि उसने एक गन छीनने की कोशिश की और इस सब में लेनेट के हस्बैंड को गोली लग गई। अब ये केस एक मर्डर का बन गया था। ये सब छुपाने के लिए इन्होंने लेनेट को पहले बंदी बनाया, क्योंकि लेनेट की बहन बायोलॉजिस्ट थी, इसीलिए अपने ब्रांड को बचाने के लिए उसने सारी प्लानिंग की। घर का टेम्परेचर कम किया ताकि सबूत पुराने ना लगे। सीसीटीवी में भी जाते हुए एक पुरानी फुटेज सेट कर गई नए टाइम स्टैम्प्स के साथ, और लेनेट को उन्होंने उसी दिन से किडनैप कर लिया ताकि सबको लगे कि लेनेट अपने ही हस्बैंड का खून करके भागी है। अभी इसी जगह को देखते हुए मॉर्गन गेस करती है कि इस टाइम लेनेट को कहाँ रखा होगा इन लोगों ने, और मजे की बात की उसका गेस ठीक भी होता है, और जल्द ही ये लोग लेनेट तक पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और मुजरिम आखिर पकड़े जाते हैं और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। सब लोग हैरान थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को मॉर्गन ने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया था। इसीलिए लेफ्टिनेंट उसे डिटेक्टिव की जॉब भी ऑफर करती है, जिसे वह ठुकराती है क्योंकि इस जॉब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उसे अपनी फैमिली को टाइम देना था। फाइनली अब उसे हम उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जहां वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी अपने डैड से नफरत करने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड उसे जानबूझकर छोड़कर गए हैं। हालांकि उसके डैड 15 साल पहले कहीं गायब हो गए थे और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। मॉर्गन को इस चीज से बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी बेटी उसके डैड को गलत समझ रही थी। मॉर्गन भी आखिर ये पता चलाना चाहती थी कि उसके हस्बैंड को हुआ क्या, इसलिए अगले दिन वो लेफ्टिनेंट से इस शर्ट पर जॉब की ऑफर कबूल कर लेती है कि वो उसके हस्बैंड को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। खैर, दिखाया जाता है कि दोबारा मॉर्गन घर पर थी, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को कॉलेज में पेंटिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बेटी को उसके डैड की पेंटिंग्स दिखाने लगती है, और इस चीज से उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज भी उसकी बेटी को लगता है कि उसके डैड उसे जानबूझकर छोड़ के गए थे। इसी दौरान उनके दरवाजे पर नॉक होता है। मॉर्गन बाहर जाकर देखती है तो बाहर लेफ्टिनेंट थी, जो उसे उसके हस्बैंड की केस में एक अच्छी खबर देने के लिए आई थी। उसके हस्बैंड की कार का पता चल गया था, जो उसके गायब होने के 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन में आई थी, और उसकी कार में उस दिन डायपर्स भी मिले थे, और इसका साफ मतलब था कि वो ये डायपर्स अपने बच्चों के लिए ला रहा है। उसका अपनी फैमिली को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, और ये बात सुनकर मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, दिन गुजरते रहते हैं और मॉर्गन अपने डिटेक्टिव की जॉब करती रहती है। वो बहुत सारे मर्डर केसेस में हेल्प करती, जिससे जल्द ही पुलिस मुजरिमों को पकड़ भी लेती है। साथ साथ खुद लेफ्टिनेंट मॉर्गन के हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और एक दिन उन्हें पता चलता है कि आज से 15 साल पहले उनके ही एक ऑफिसर ने मॉर्गन के हस्बैंड को अरेस्ट किया था, क्योंकि उसने इल्लीगली एक दीवार पर पेंटिंग बनाई थी, और उस बिल्डिंग के अंदर अक्सर क्रिमिनल्स रहते हैं।
लेफ्टिनेंट ये बात आकर फौरन मॉर्गन को बताती है और उन्हें कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कोई उसे ले गया है या वो गायब हुआ है। खैर, महीनों गुजर जाते हैं और महीनों के काम के बाद फाइनली मॉर्गन को डिटेक्टिव का काम करते हुए उसका फॉर्मल बैज मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो वॉशरूम में जाकर उसकी पिक्चर ही ले रही थी कि तभी वहां पर रोते हुए एक औरत आती है। मॉर्गन उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो औरत रोते हुए बताती है कि उसकी 2 बेटियां गायब हैं और उन्हीं की रिपोर्ट करवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन में आई है। मॉर्गन उसे कहती है घबराए नहीं, आपकी दोनों बेटियां मिल जाएंगी। डिटेक्टिव कैरी डेडिक और मॉर्गन ही इस चीज की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इस औरत के घर जाकर इस औरत से और उसके डैड से बातें करना शुरू कर देते हैं। और बातें करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये औरत डिवोर्स है और उसका एक्स हस्बैंड जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो चाहता था कि बेटियां उसके पास रहें। उसने कई मर्तबा लीगल कस्टडी के लिए भी केस किया लेकिन वो जीत नहीं सका। ये लोग अब उस आदमी पर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने पिछले ही महीने अपनी दोनों बेटियों के पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था। हो सकता है कि वो अपनी बेटियों को लेकर भाग गया हो। सच्चाई क्या थी, ये जानने के लिए डिटेक्टिव कैरीटेक और मॉर्गन उसके घर चले जाते हैं। अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन मॉर्गन उसी के घर के पास एक छोटा सा ग्रीन हाउस देखती है। मॉर्गन नोटिस करती है कि इसी ग्रीन हाउस में एक ही प्लांट के अंदर कुक भी लगाए गए हैं और टोमेटोज भी लगाए हुए हैं। हालांकि ये दोनों एक ही साथ उग ही नहीं सकते और अगर वो आदमी एक एनवायरमेंटलिस्ट है तो उसे तो ये बात पता होगी। डिटेक्टिव कैरीटेक कहते हैं तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इस ग्रीन हाउस को नया नया बनाया गया है और यहाँ पे कुछ छुपाया गया है? मॉर्गन कहती है हो भी सकता है। ये लोग जल्दी से ऊपर के प्लांट हटाते हैं और यहाँ पर उन्हें क्या मिलता है? उसी आदमी की लाश जिसे ये लोग सस्पेक्ट समझ रहे थे, यानी वो तो आदमी खुद विक्टिम बन चुका था, उसका मर्डर हो गया था। अब ये लोग ये भी समझ गए थे कि अगर इस आदमी को किसी ने मारा है तो जरूर वो दोनों बच्चियां भी किसी बड़े खतरे में हैं। खैर, बहुत बड़ी बात इन्हें उस बच्चियों की मॉम को ये सब इन्फॉर्म करना था, इसलिए वो उसके घर चले जाते हैं और हैरान रह जाते कि वो लोग एक बहुत बड़े इन्वेंशन में रहते थे। यहाँ तक कि उसके डैड के पास एक पर्सनल ड्राइवर भी था। डिटेक्टिव कैरी डैक उन लोगों से बातें करने में लग जाते हैं, जबकि मॉर्गन इसी घर में उनकी मेड से बातें करने लग जाती है। और बातें करते हुए मेड बताती है कि जिस दिन उस आदमी का मर्डर हुआ था उसने उस आदमी के फादर इन लॉ को कहीं से बहुत घबराया हुआ आता देखा था। अब मॉर्गन को और शक होने लग जाता है। वो मरे हुए आदमी के बारे में उसके नेबरहुड से पता चलवाती है और चाइल्ड ब्यूरो से उसकी बिहेवियर रिपोर्ट लेती है। जो बिहेवियर रिपोर्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव लिखी गई थी, जिसकी वजह से ये तो कोर्ट उसके बच्चों की कस्टडी उसे नहीं देती। मॉर्गन डिटेक्टिव कैरिक को बताती है कि ये रिपोर्ट जो कि सोशल सर्विस ने लिखी है और वो रिपोर्ट जो हमें उसके नेबरहुड और रिलेटिव से मिल रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पर सोशल वर्कर भी इन्वॉल्व है और उसे कुछ बहुत बड़ा पता है। ये लोग उस सोशल वर्कर के बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें उसका नाम सहरा पता चलता है। इसके भी रेड बाल थे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वो बार बार उस मरे हुए आदमी के साथ फिरती दिखी। ये लोग उसके घर पहुंचते हैं और यहाँ की चीजें देखते हुए मॉर्गन अंदाजा लगाती है कि ये औरत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती, क्योंकि उसकी किचन की जो रेगुलर चीजें थी वो काफी चीप थी, लेकिन उसके बावजूद उसके लॉन्च में हवाई से आए कुछ फ्लोर्स रखे हुए थे। उसने 5 स्टार होटल के लग्जरी स्लीपर्स पहने हुए थे और उसके डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे महंगे महंगे बिल्स भी रखे हुए थे।